हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे देखने वाले हैं कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है और साथ में हम देखेंगे आपका लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है। प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं इक्विलिब्रियम के। इस वीडियो पे हम केसी जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसके बारे में हम जरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये आपका पार्ट थर्ड है इक्विलिब्रियम का, बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझने के लिए हम एक जनरल रिएक्शन को यहाँ पर कंसिडर करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी से सी प्लस डी, कोई आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब हमें यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन अगर चाहिए तो हम कंसंट्रेशन को शो कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, जो हमने प्रीवियस वीडियो पे देखा था। जो आपके पास कंसंट्रेशन है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं। अगर हमें ए का कंसंट्रेशन चाहिए तो हम कुछ ऐसे यहाँ पर शो करेंगे, बी का चाहिए तो कुछ ऐसे हम शो करेंगे। तो ऐसे हमने सबका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यहाँ पर ऐसे डिनोट कर रखा है। ठीक है। अब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो आपका रिएक्शन का रेट है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, जो रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन के। मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब है कि 1 लीटर पे आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स है। सेकंड जो आपकी डेफिनेशन रहती है लॉ ऑफ मास एक्शन की, वो ये रहती है कि जो रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास के। एक्टिव मास कहने का मतलब ही आपका यहाँ पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन हुआ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कि जो रेट है रिएक्शन का वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। किसके? रिएक्टेंट के। कॉन्सेंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का। ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है और एक आपकी बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, क्योंकि रिवर्सल रिएक्शन है ना, तो एक आपकी फॉरवर्ड होगी, एक आपकी बैकवर्ड होगी। ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर चाहिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ एफ आर करके मैं लिख रहा हूँ, इसको आप फॉरवर्ड रिएक्शन करके तरह समझना। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट में क्या होगा? ए और बी। तो इनका प्रोडक्ट देखो क्या आएगा, ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन, इनका प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन, जो रिवर्स रिएक्शन का रेट चाहिए, तो उसके लिए मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? सी इंटू डी के मोलर कॉन्सेंट्रेशन के। ऐसे ही तो रहेगा, क्योंकि जब हम रिवर्स जाएंगे, बैकवर्ड रिएक्शन में जाएंगे, तब तो रिएक्टेंट आपका क्या होगा? सी और डी। तो इसके लिए जो आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन है। अब इक्विलिब्रियम पे होता है क्या है, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या थी आपकी, जो हमने पहले वाले पार्ट में देखा था कि जो आपका रिएक्शन का रेट होगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड का वो आपका सेम रहेगा। एक तो हमने देखा था कि आपका टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे। सेकेंडली हमने देखा था कि जो रेट है रिएक्शन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, वो दोनों आपके यहाँ पर सेम रहते हैं। ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो यहाँ से मैं फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, इसको अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊं तो यहाँ मुझे मिलेगा K1। एक मैं रेट कांस्टेंट मान लेता हूँ K1, और दूसरा वाला जो रिवर्स रिएक्शन है उसके लिए जो आपका रेट कांस्टेंट होगा उसे हम K2 मान लेते हैं, और बाकी आपका ऐसे ही रहेगा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है और जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो दोनों आपके सेम रहेंगे। तो मिलेगा क्या आपको? K1, और यहाँ मिलेगा K2, सी और डी का मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला? K1 अपॉन K2 इक्वल्स टू C1, सी और डी, और नीचे मिलेगा आपको ए और बी का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिली है। अब जो आपका ये रेशियो है K1 और K2, ठीक है, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर में, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर में K1 और K2 आपका कांस्टेंट रहता है। वैसे भी आपके दोनों रेट कांस्टेंट है, वो आपके वैसे भी कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन जो स्पेसिफिक टेम्परेचर की हम बात करें तो K1 K2 आपका यहाँ पर कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो जो आपका रेशियो है K1 और K2, इसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पर KC से। जो रेशियो है आपका K1 अपॉन K2, इसे हम डिनोट करते हैं KC से, जो आपका यहाँ पर होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसे हम कहते हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सी क्यों हम दिखा रहे हैं? क्योंकि जो आपकी यहाँ पर Kc, जो आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, वो आपकी मोल्स पर लीटर पे आनी चाहिए, मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पे आनी चाहिए। तभी यहाँ पर हम Kc करके शो कर रहे हैं। अब चाहो तो Keq करके भी शो कर सकते हो। Kc कहने का मतलब है कि जो आपका यहाँ पर वैल्यू आएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो आपकी मोल्स पर लीटर या कैपिटल M से आप डिनोट कर सकते हो, उस पर आनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पे आनी चाहिए। तो यहाँ से हम K1 अपॉन K2 जो आपका रेशियो है ये आपका Kc होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D, जो आपके यहाँ पर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन है, और नीचे A कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है। तो ये क्या है आपके पास? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है।
सी और डी का जो कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है ये आपका यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। जो आपका ए और बी का मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है इसे हम बोल रहे हैं ये आपका रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल आया? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के, जो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा अपॉन कंसंट्रेशन का जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो ये होता है आपका यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं ये आपका इक्विलिब्रियम लॉ है। ठीक है, अब हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास रिएक्शन कुछ ऐसी है, 2 मोल्स ऑफ ए हमें यहाँ पर दे रहा है सी प्लस डी, 2 मोल्स ऑफ ए हमने लिए और हमें ये दे रहा है सी प्लस डी। तो ऐसे के लिए जो आपका यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसे हम कैसे शो करते हैं कि सी किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है अपॉन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के। तो इसे मैं शो कैसे करूंगा? सी इंटू डी, सी का कंसेंट्रेशन इंटू डी का कंसेंट्रेशन अपॉन ए, और ए के पावर पे क्या आ जाएगा आपका 2, मतलब जो कोफिशिएंट है आपका ए का, सब्सटेंस का जो कोफिशिएंट है वो आपका यहाँ पर कंसेंट्रेशन के रेज टू द पावर पे आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर हम इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देते हैं। इसे आप दो एंटाइटी की तरह समझो कि आपका यहाँ पर जो 2 मोल्स ऑफ ए लिखा है ये आपका ए प्लस ए आपको सी प्लस डी दे रहा है। तो ऐसे में अगर लिखोगे तो आपको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, सी और डी का प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन अपॉन ए इंटू ए का कंसेंट्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका कितना? ए का स्क्वायर। मतलब जो आपका यहाँ पर सब्सटेंस का, अगर 2 से ज़्यादा हमारे पास सेम टाइप के सब्सटेंस है तो होगा क्या, जो आपके यहाँ पर कोफिशिएंट है उस सब्सटेंस का, जो सेम सब्सटेंस है उसका जो कोफिशिएंट है वो आपका कंसंट्रेशन की पावर पे आ जाता है। तो ऐसे यहाँ पर आप शो करोगे। मतलब हम जनरल रिएक्शन अगर लिखे तो अगर आपके पास कुछ ऐसा है, ए प्लस बी बी और सी सी प्लस डी डी, ए बी सी डी आपके पास कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ऐसे के लिए जो आपका यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है वो क्या रहेगा? जो आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है सी और डी ऐसे ही रहेगा, और सी का जो कोफिशिएंट है वो आपका पावर पे आ जाएगा। सिमिलरली डी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी आपका पावर पे आ जाएगा। वैसे ही आपका नीचे क्या रहता है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो ये बनेगा आपका ए की पावर स्मॉल ए जो आपका कोफिशिएंट है, और बी का जो कंसंट्रेशन उसकी पावर जो आपका कोफिशिएंट है। तो ऐसे यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को शो करते हैं इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कि किसके इक्वल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर आपके सेम टाइप के सब्सटेंस है, ठीक है, 2 से ज़्यादा आपके सेम टाइप के सब्सटेंस यहाँ पर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स है, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो आपका रेज टू द पावर पे आ जाएगा, जैसे इस पे आया और इस पे आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम केसी से दिखाते हैं। यही आपका इक्विलिब्रियम लॉ होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।